ओके, संज्ञा, भेद और परिभाषा और उदाहरण, इस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। यानी जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वो वस्तुओं के नाम हो, चाहे वो एनिमल के नाम हो। जितने भी प्राणी हैं, प्राणी में कौन कौन आता है? जो सांस लेते, जीवित, सजीव और अजीव, पशु पक्षी। हाँ, पशु पक्षी हो, कोई भी इस तरह के प्राणी कोई भी हो, तो जितने भी नाम होंगे, नेमिंग वाले वर्ड होंगे, वो संज्ञा कहलाए। 3 भेद माने गए मुख्यतः, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा 2 भेद और माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जिनको लोग जातिवाचक के अंतर्गत ही मानते हैं, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले आएगा उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, ममता, आगरा, ताजमहल, दिल्ली, इस तरह के जितने शब्द हैं जो पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, ताजमहल आगरा में है, तो इसमें ताजमहल भी व्यक्तिवाचक है और आगरा भी व्यक्तिवाचक। आगरा स्थान को बता रहा है और ताजमहल किसी इमारत के बारे में बता रहा है। कल्पना चावला कोलंबिया में रहती थी, कल्पना चावला किसी के नाम बता रहा है, कोलंबिया एक जगह है। यानी जिस किसी का भी नेम का बोध हो, नाम का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है जातिवाचक। अब जातिवाचक क्या है? जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तभी मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा गिर गया। कुछ लड़कों ने उसे प्यार से उठाया और उसे घर ले गए। तो इस वाक्य में बच्चे, लड़के और घर, ये है जातिवाचक संज्ञा। कैसे? बच्चे यानी बच्चे, छोटे बड़े, लड़का लड़की सब उसमें आ सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब। फिर लड़कों में भी छोटे बड़े आ सकते हैं। एक ये जाति, एक वर्ग बता रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे आ जाए, लड़के आए। घर भी कई प्रकार के होते हैं, कच्चे घर होते हैं, पक्के घर होते हैं, मिट्टी के भी घर होते हैं, छप्पर वाले घर होते हैं। एक से ज्यादा जहां बोध हो रहा हो, एक शब्द ऐसा हो जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हो, बहुत सारी चीजें आ रही हो, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। कुछ उदाहरण और लेते हैं। राजा ने कवि का सम्मान किया। अब कवि तो कोई भी हो सकता है ना। मान लो अगर ऐसा होता कि मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि है, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो नाम दिया गया है वो हो जाता है व्यक्तिवाचक और कवि हो जाएगा जातिवाचक। महादेवी वर्मा एक कवयित्री है, तो यहाँ पर कवयित्री हो जाएगा जातिवाचक और महादेवी वर्मा हो जाएंगी व्यक्तिवाचक।
कवि कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। उसी तरह राजा कहीं का भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नेम तो बता नहीं, राजा विक्रमादित्य, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा आया भाववाचक। जिन शब्दों में हमें गुण, दोष, धर्म, दशा आदि या अवस्था और भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव क्या होते हैं? भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक फील कर सकते हैं। मिठाई की मिठास, हम अगर स्वीट मीठा खाते हैं, कुछ भी मिठाइयाँ खाते हैं, तो हम महसूस करते हैं ना कि मिठाई मीठी है। जैसे करेले की सब्जी खाओगे तो तुम्हें क्या महसूस होगा? कड़वाहट महसूस होगा। या इमली की चटनी खाते हो तो खट्टापन महसूस होगा। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो जहां पर सिर्फ महसूस किया जाए उसे हम भाववाचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईमानदारी, लगन, स्वास्थ्य, मधुरता, मिठास। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स और है कि ये जो भी शब्द हैं, इनके पीछे प्रत्यय जुड़ता है। प्रत्यय जुड़ने के कारण ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। संज्ञा शब्द होगा, उसमें पीछे प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञाएं बन। जैसे ममता है, उसमें अगर प्रत्यय जोड़ोगे तो प्रत्यय जोड़ोगे तो ममत्व बन जाए। स्त्री है, स्त्रीत्व बन जाए। ईमान है, दार जोड़ दिया तो ईमानदारी बन जाए, ईमानदार बन जाए। और ईमानदार में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो ईमानदारी बन गया। यानी जितने भी भाववाचक शब्द हैं वो प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। फिर इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध हम दिखा सकते हैं या किसी के क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। हरियाली देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। हरियाली, हरा भरा देखना, प्रसन्नता महसूस करना, खुश होना। फिर एक और लेते हैं, सैनिकों ने देश पर अपना सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस्व यानी सब कुछ। भाववाचक संज्ञा की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि हम जिन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है पहचानने का कि जिन संज्ञा शब्दों को हम छू नहीं सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती। उदाहरण देख लो, परशुराम को क्रोध आ गया। इस वाक्य में क्रोध भाववाचक संज्ञा है। हम परशुराम का स्पर्श तो नहीं कर सकते, परशुराम को तो स्पर्श कर सकते हैं परंतु उसके क्रोध को नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि भाववाचक संज्ञाओं को हम स्पर्श नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे शीट में भी है। बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है। बालपन क्या है? बचपन। बचपन को हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा बचपन था, बचपन को हम छू नहीं सकते। इसी तरह कई संज्ञाएं और भी होती जो भाववाचक होती है, जैसे सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, सुख, जन्म, मृत्यु आदि। इसके अलावा दो संज्ञाएं और हैं जिनकी गणना हम जातिवाचक में करते हैं, कई व्याकरण वाले करते हैं।
अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए तो मुख्यतः कितने भेद है, तो आप 3 बताएंगे, अदरवाइज 5 होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध कराते हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल खाया जाता है। सरसों का तेल स्वास्थ्य वर्धक होता है। तुम लोग मेजरमेंट पढ़ते हो ना मैथ्स में, तो उसको लिक्विड को हम कैसे माप सकते हैं? लीटर में करते हो ना? कितने तरह के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 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 हाँ, तो वही है। धातु क्या है? धातु सॉलिड होती है। द्रव्य क्या है? लिक्विड, पानी है, चाय है, कॉफी है। और अन्य सामग्री जो हम इसको वेट कर सकते हैं, चावल है, ये चीजें। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन आदि, इनको हम सिर्फ तौल सकते हैं। फिर समूहवाचक, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी ग्रुप का, सेना, सेना में तीनों सेनाएं आती हैं, जल, थल और वायु। 3 तरह की सेनाएं होती है ना। जल में रहने वाली नेवी, फिर जमीन में रहने वाली आर्मी, और आकाश में उड़ने वाले एयरफोर्स। यानी 3 तरह की सेना। सेना एक शब्द आते हैं तीनों तरह। पुलिस, पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होता है? बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पुस्तकें होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस, सब तरह की पुस्तकें, कहानी की, स्टोरी की, मैथोलॉजी की, सब तरह की। तो एक पर्टिकुलर शब्द है जिसमें बहुत सारे मिलके रहते हैं। दल, समिति, आयोग, परिवार। परिवार में क्या होता है? बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं। यहाँ तक कि जनरेशन भी होती, 2-3 पीढ़ी। मतलब अब तुम्हारे दादाजी हैं, उनके भी दादाजी होंगे, तो फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, और फिर तुम थर्ड पीढ़ी के हो गए। यानी जनरेशन, बहुत सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, मिलके रहते हैं, उन्हें समूहवाचक कहते हैं। सपोज दैट तुमको कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे अपनी असेंबली ही हो रही है, तो ग्रीन हाउस, यानी पूरा ग्रुप कर रहा है, पूरा समूह कंडक्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं समूहवाचक। किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। तो हमारी कितनी संज्ञाएं हो गई? 5 वाचक। 5। पहली हो गई व्यक्तिवाचक, दूसरी हो गई जातिवाचक, तीसरी हुई भाववाचक, चौथी द्रव्यवाचक, और 5वीं समूहवाचक। अब संज्ञा की पहचान कैसे करें? कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक। प्राणी मतलब जीवित, लिविंग थिंग। अप्राणी मतलब निर्जीव, जिनमें जान ना हो। हिंदी में इन्हें सजीव और निर्जीव कहते हैं। कुछ गणनीय होते हैं, कुछ को हम काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। कुछ अगणनीय होते हैं, कुछ को हम गणना नहीं कर सकते। फर्स्ट है प्राणीवाचक। वह शब्द जिसे किसी सजीव वस्तु का बोध, जिनमें जान, लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया, इन सभी में प्राण है ना। लिविंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जान वाले हैं, सजीव हैं, उन्हें हम प्राणीवाचक कहते हैं। अप्राणीवाचक, जिनमें जान ना हो, जो खाते पीते ना हो, थिंग्स हो। मेज, निर्जीव हो। मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सभी सजीव नहीं है, इनके अंदर जान नहीं, सब सांस नहीं लेते हैं, इसलिए ये प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। फिर है गणनीय।
जिन व्यक्ति वस्तु पदार्थ की गणना की जा सके, उनकी संख्या बताई जा सके, वो गणनीय होता है। लड़का, लड़कों को तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि तुम्हारे कक्षा में कितने लड़के हैं, हम गिनती कर सकते हैं और बता सकते हैं। पुस्तक, मेरे पास कितनी पुस्तकें हैं, हम काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। भवन, गाय, केले, इनकी गणना की जा सकती है, इनको हम गिनती में गिन सकते हैं। फिर आया अगणनीय, जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती, उनको हम अगणनीय कहते हैं। जैसे दूध, दूध को काउंट कर सकते हो? नहीं, हम उसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं। पानी, हवा, ये तीनों द्रव्यवाचक है, इनको नहीं कर सकते। मित्रता, ये भाववाचक है, इसकी भी गिनती हम नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम भाववाचक को महसूस कर सकते हैं। और दूध और पानी और हवा, हवा को तो भी महसूस कर सकते हैं। दूध और पानी को हम मेजर कर सकते, तौल सकते हैं, लीटर से मिलीलीटर से। ये था आपका संज्ञा। अभी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष का गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है, वह नाम व्यक्ति विशेष का ना होकर जाति का बन जाता है। डिफरेंसेस क्या है? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कहीं कहीं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे आज के समय हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तुम ही एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो इन दोनों वाक्यों में हरिश्चंद्र और एकलव्य, क्योंकि नाम वाले शब्द हैं, वास्तव में तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। अतः ये व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक। कुछ ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, हजारों की संख्या में लोग पुरी जाते हैं। पुरी एक जगह है, जगन्नाथपुरी से बोलते हैं। नेहरू जी, शास्त्री जी, पुरी, यद्यपि ये जातिवाचक हैं, लेकिन यहाँ ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो कहीं कहीं ये भी होता है कि व्यक्तिवाचक है लेकिन जातिवाचक बन जाएंगे, जातिवाचक है तो व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। ये वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पूरा संज्ञा का एक्सप्लेनेशन।